हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आखिरकार हम लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ ही गए। हम लोगों ने वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, चार्ज सबके बारे में पूरा डिटेल समझ लिया है। अब हम ओम का लाभ पढ़ेंगे। ओम का नियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, जो आपको हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओम का नियम समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, वो कंडक्टर जो ओम के नियम का फॉलो करते हैं उसको हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं, और जो ओम के नियम का फॉलो नहीं करते हैं उसको हम नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। अब ये कौन से कंडक्टर होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। हमने यहाँ पर ओम का ओमिक जो कंडक्टर लिया है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, या एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर का जो एलॉय होता है, जो मिश्रण बनते हैं, उस कंडक्टर का हमने प्रैक्टिकली जब उसको देखा कि हमने एक कंडक्टर ले लिया, मान लीजिए 10 ओम रेजिस्टेंस का, 20 ओम रेजिस्टेंस का, या 1000 ओम रेजिस्टेंस का। ठीक है, एक कंडक्टर ले लिया और उस कंडक्टर का वोल्टेज हम जैसे जैसे बढ़ाते गए तो हमने क्या देखा कि जो मीटर मल्टीमीटर लगा था उसमें करंट की वैल्यू भी उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है, उसके प्रोपोर्शनल में। ठीक है, हमने एक बैटरी ले लिया है वोल्टेज, ठीक है, और इसमें हम वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, हमने इस सर्किट में जब एक वोल्टेज V इक्वल टू एक वोल्टेज जब दिया, ठीक है, तो इसका करंट देखा हमने बढ़ गया, इतना बढ़ गया। 2 वोल्टेज दिया तो फिर देखा इतना बढ़ गया, 3 वोल्टेज दिया तो फिर देखा इतना बढ़ दिया, 4 वोल्टेज दिया फिर इतना बढ़ दिया। ऐसा 10, 20, 50 वोल्ट जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इसकी करंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। और यदि हमने किसी पॉइंट पर जब हम इसको V वोल्टेज दे दें तो इसका जो करंट है ये आई हो गया। ठीक है, तो हम ये देखा कि जितने ये पॉइंट है अगर इनको हमने मिलाया जाए, ये सारे पॉइंट को यदि हम मिला रहे हैं, ये मान लीजिए 100 ओम रेजिस्टेंस पे हमने कंडक्टर लिया था, तो ये सारे लाइन पे मिलाने पर हमको क्या मिले, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। मतलब इस कंडक्टर में जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उसी सीक्वेंस में उसकी इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोपोर्शनली में बढ़ती जा रही है और हमको एक लीनियर लाइन मिल रहा है। तो इसी प्रकार के जो कंडक्टर है ओम के नियम का फॉलो करते हैं। लेकिन जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इस प्रकार के जो कंडक्टर होते हैं इसमें भी करंट फ्लो होती है लेकिन कुछ अलग टाइप से होती है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये केमिकल में होती है, तो इसको हम डिटेल्स में अलग चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो कंडक्टर होते हैं ये ओम्स के नियम का फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमने ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में समझ लिया। अब हम लोग ओम का नियम पढ़ते हैं, ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओम्स लॉ, ओम के नियम को जानने के लिए हमने यहाँ एक सर्किट बनाया है जिसमें एक रेजिस्टेंस R हमने लिया है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है। V वोल्ट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो बैटरी है, जो पावर सप्लाई का जो सिस्टम है, ठीक है, हम मान लीजिए यहाँ पर एक स्विच लगा दिए, एक हमने यहाँ पर स्विच लगा दिया, हमने जो है इस बैटरी की सप्लाई अभी नहीं दिया है, हमने इस स्विच को ऑन नहीं किया है। तब हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द्वारा इसमें करंट फ्लो होने लगता है। यदि हम इसको 1 वोल्ट अगर हम सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ फ्लो होता है, मान लीजिए 0.5 एम्पियर हुआ। 2 वोल्ट देते हैं तो 0.1 वोल्टेज होगा, 3 वोल्ट देते हैं तो 1.5 एम्पियर हुआ, 4 वोल्ट देते हैं तो 2 एम्पियर हुआ। हम इस तरह से प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, किसी सर्किट का जो मेन सप्लाई वोल्टेज है जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ ओम्स नामक वैज्ञानिक, जो जर्मन वैज्ञानिक ने थे, उन्होंने प्रैक्टिकली ये देखा कि किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज बढ़ाया जाए तो उस सर्किट में, उस क्लोज पथ में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट भी उसी सीक्वेंस में बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर यह देखा गया कि सप्लाई वोल्टेज जो V होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, देखिए वोल्टेज जो है डिपेंडेंट
वेरिएबल है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि वोल्टेज हमारे हाथ में है, हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन करंट हमारे हाथ में नहीं है, वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो करंट जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी और वोल्टेज इंडिपेंडेंट, मतलब करंट वोल्टेज हमारे हाथ में है। तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट आई होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होता है, वोल्टेज, ठीक है। यानी किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट होता है उस सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे उसके करंट भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है, ठीक है। अब हमने फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा था कि जब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है तो उस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह इक्वल टू में आ जाता है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू हो जाएगा G इंटू वी, हमने कांस्टेंट ले लिया G, वेयर G इज ए कांस्टेंट, वेयर G इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये जो G है इसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और हमने लास्ट वीडियो में जब रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ रहा था तो हमने G इज इक्वल टू 1/R पढ़ा था। द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस और द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज नोन रेजिस्टेंस। ये एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। तो यहाँ अगर G इज इक्वल टू 1/R रखा जाए तो क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू 1/R इंटू वी, यानी कि V इज इक्वल टू IR। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ, इसी को हम ओम्स, ठीक है, ओम्स लॉ बोलते हैं। वेयर V इज द सप्लाई वोल्टेज, I is the current flowing in circuit, current, and R रेजिस्टेंस हो गया जो इसके सर्किट में लगा है, और G क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। देखिए यहाँ पर हम जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो ये जो सर्किट का कंडक्टर है ये क्या कर रहा है, उसके करंट के फ्लो होने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ये करंट आसानी से फ्लो होने दे रहा है। तो इसीलिए हम जो कांस्टेंट लिए हैं कंडक्टेंस का लिए हैं, कंडक्टेंस का कांस्टेंट के रूप में लिए हैं, इसीलिए I इज इक्वल टू G इंटू वी हुआ है। आप लोग बहुत लोग पढ़ रहे होंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, हम इसका भी आपको बता देते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I कहाँ अप्लाई होता है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, ठीक है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V लिखिए या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिखिए, दोनों का अलग अलग कंडीशन में अप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि जो ओम्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं इस कंडीशन में जो फिजिकल एक्टिविटी हो उस कंडक्टर पे, जो फिजिकल एक्टिविटी हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी क्या होगा, जैसे टेम्परेचर घटना बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें प्रेशर घटना बढ़ना नहीं चाहिए, उसका लेंथ को कुछ भी उसमें परिवर्तन उस कंडक्टर में नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप वोल्टेज अप्लाई करते रहे हैं उसका टेम्परेचर हीट भी करते जाएं तो ओम्स का नियम फॉलो नहीं करेगा, उसको जिस सीक्वेंस में करंट उसका बढ़ना चाहिए उसमें नहीं बढ़ेगा। इसीलिए टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, ये सारा चीज जो है कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो ओम्स का नियम का फॉलो करेगा। हमने यहाँ पर V इक्वल टू IR कैसे निकला ये हमने बता दिया। अगर हम लोग पढ़ते हैं हाई स्कूल में, ठीक है, तो हम लोग पढ़ते थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। जब ये करंट हमने इसको जोड़ दिया है और ये जब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होते 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 यहाँ तक तो आराम से पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन रास्ते में इसको बिठा गया भैया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी पढ़ा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी कंडक्टर में अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का विरोध करता है, यह इसको रोकने लगता है, ठीक है। जब ये इसको रोकने लगता है तो इस रेजिस्टेंस के अंदर एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अंदर एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। इसी रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप अगर VR हो, ठीक है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो VR है इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। अगर इसके अंदर IR रेजिस्टेंस IR यहाँ पर फ्लो हो रही है
तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, अर्थात ये करंट जितना अधिक होगी इसके अंदर ड्रॉप उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक रेजिस्टेंस, किसी एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये इसको कंसीडर किया जाए, इस एलिमेंट को कंसीडर किया जाए तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, और हम मेन सप्लाई को अगर कंसीडर किया जाए तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होता है, क्योंकि यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वी पे डिपेंड करती है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू है वो फ्लो के होने वाली करंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ जो प्रॉपर्टी हो रही है ये करंट को रोक रहा है, जो करंट को रोकता है वो तो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर इंटू कैपिटल आर, आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब वी इज इक्वल टू आई आर, यही फार्मूला बन जाता है। ये दोनों सेम है, डिफरेंस बस इतना है कि अप्लाई वोल्टेज है और ये वोल्टेज ड्रॉप है। तो आप समझ गए होंगे वी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई या आई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी में क्या डिफरेंस होता है। दोनों सेम है, अलग अलग कंडीशन में अप्लाई होते हैं। यहाँ पर जी कंडक्टेंस को कांस्टेंट हम इसलिए माना है क्योंकि हम वोल्टेज यहाँ दे रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये कंडक्टर अपने कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, करंट को आसानी से फ्लो होने दे रहा है, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट को जी माने हैं। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप में क्या हुआ है कि करंट फ्लो होते होते यहाँ आ गया, लेकिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, करंट को रोकने का है, तो ये करंट रोक रहा है, इसीलिए इसको कांस्टेंट हम रेजिस्टेंस माने हैं। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हम कांस्टेंट माने हैं, लेकिन उसका जो फाइनली जो ओम्स का नियम जो फार्मूला आया है V इक्वल टू आई आर ही आया है। ठीक है, तो ये ओम्स का नियम है, आगे और इसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।